सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में अपना एक चुनौती को स्वीकार किया था कि हम एक सप्ताह तक प्रतिदिन पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को दोहराएंगे। तो उस चुनौती का आज दूसरा दिन है और अगर आपने 7 दिन तक लगातार ये प्रश्न दोहरा लिए तो आप स्वयं देखेंगे कि किस तरह से आप में आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। यदि कहीं कुछ कठिनाई आती है, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप उसके लिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको एक बोनस टिप भी दी जाएगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही और आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मैं अवश्य ही उसे अपने अगले वीडियो में शामिल करूंगी। जैसे पिछली वीडियो के कमेंट्स में मेरे पास एक बात आई कि रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ में नहीं आ रहे। तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं वह भी अवश्य समझाऊंगी। तो आज हम जो प्रश्न लेकर के चल रहे हैं, ये प्रश्न भी वही हैं जो इसी वर्ष हो चुकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं। सामान्य हिंदी के उन्हीं प्रश्नों को ही हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित मुहावरे के सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। और मुहावरा दिया गया है तवे की बूंद होना। तो इसका सही अर्थ कौन सा होना चाहिए? भाग जाना, काम निकल जाने पर बदल जाना, किसी गिनती में ना आना, या फिर तुरंत अदृश्य हो जाना। आप खुद सोच करके देखिए, तवे की बूंद यानी तवे के ऊपर बूंद डाली और वो तुरंत जल जाती है, गायब हो जाती है, तो कौन सा होना चाहिए? इसमें चौथे वाला विकल्प तुरंत अदृश्य हो जाना, यह सही होगा। यदि मान लीजिए आपको तुरंत समझ में आ रहा है तो आप भले ही वीडियो को 2x की स्पीड पर देखें ताकि फटाफट प्रश्न देखते जाएं और उत्तर समझते चले जाएं, लेकिन अंत तक वीडियो को देखना जरूर है। पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचाने। अपराधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। तो हमें खंडन को देखना है। इसका पर्यायवाची क्या है? खेती, खांड, निषेध या खड़ा। यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है? सभी आरोपों का खंडन किया यानी उनको नकार दिया, निषेध इसका सही अर्थ निकलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। रेडियो संचार माध्यम, हम केवल आवाज सुन सकते हैं। संचार माध्यम के बाद यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आना चाहिए? हम केवल आवाज सुन सकते हैं। के लिए या की या का या से या के, क्या होगा? रेडियो समाचार माध्यम से हम केवल आवाज सुन सकते हैं। तो से कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरे वाला यानी करण कारक है। यहाँ पर आपको कारक सारे याद ही होंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी स्पष्ट किए थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे। आगे चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्यांश में के लिए निम्न में से एक शब्द होगा जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो। तो वह कौन होता है? रक्षपाल, रक्षणीय, रक्षईश या फिर रक्षित। तो इसका सही उत्तर होगा रक्षणीय। ये रक्षईश या रक्षित ये तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, रक्षित का अर्थ होता है जिसकी रक्षा की जाती है, लेकिन रक्षा करना उचित हो या आवश्यक हो यानी रक्षा करने के योग्य, वो क्या है? रक्षणीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। प्रदूषण को कम करने डैश अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो यहाँ करने के साथ क्या आएगा? का, के लिए, से या पर।
प्रदूषण को कम करने के लिए। तो यानी दूसरे वाला विकल्प सही है। अब आप देख पा रहे होंगे बार बार कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि अभी भी आपको कारक पूरी तरह से याद नहीं है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। कारक या जिन्हें हम प्रसर्ग या विभक्ति कुछ भी कह सकते हैं, तो उनमें पहला कर्ता कारक होता है जिसमें या तो कोई भी चिन्ह लगा ही नहीं होता या फिर ने लगा होता है। दूसरा है कर्म कारक जिसमें शून्य अथवा को लगा होता है। शून्य मतलब कोई भी चिन्ह नहीं लगा या फिर को लगा होगा। जैसे उदाहरण के लिए उसने सेब खाया या सेब को खाया। ठीक है, यानी कोई भी या तो चिन्ह होगा ही नहीं, अगर होगा तो को होगा। करण में से या द्वारा, संप्रदान कारक में के लिए, अपादान में से, संबंध का के की या फिर ना ने नी रा रे री, कैसे जैसे मेरा मेरे मेरी। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। और अधिकरण कारक में में पर, और संबोधन कारक में हे अरे। तो ये सारे के सारे कारक अच्छी तरह से ध्यान में रख लेने से आप बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस अंश में त्रुटि है पहचाने। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। तो चार विकल्प में अपनी सगुण भक्ति, नामदेव किसी गुरु, ये में प्रवृत्त नहीं हुए थे, या फिर से दीक्षा लेकर। तो आप खुद सोचिए कौन सा होना चाहिए जो गलत है हिस्सा। यहाँ पर है से दीक्षा लेकर, क्योंकि दीक्षा कोई शब्द नहीं है, दीक्षा होता है। जैसेक्षा क्षत्रिय लिखते हैं ना, उसमेंक्षा आता है, क और श से मिला हुआक्षा, वही वाला ही यहाँ पर दीक्षा आना चाहिए था। ये इस तरह से यदि ऐसा लिखा हुआ होता तो ये सही होता, लेकिन अभी यहाँ पर छा लिखा हुआ है जिससे कि वर्तनी की त्रुटि हो गई है। अगला, कान खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है। कान का तेज होना, खरगोश जैसा कान, चौकन्ना होना, बिल्ली जैसा कान। तो आप ध्यान रखिए, मुहावरे कभी भी अपने अभिधार्थ को लेकर नहीं आते, यानी शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, उसमें पीछे छिपा हुआ कोई अर्थ निकलता है, लक्ष्यार्थ होता है। तो उस हिसाब से कान वाला तो हो ही नहीं सकता। तो कान का तेज होना गलत है, खरगोश जैसा कान ये भी नहीं हो सकता, बिल्ली जैसा कान ये भी नहीं हो सकता, चौकन्ना होना इसका अर्थ है। अगला, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण कीजिए। यहाँ भी कारक ही छांटना है। रक्षाबंधन वर्षा ऋतु डैश परम पावन पर्व है। वर्षा ऋतु के साथ क्या आएगा, में, के लिए, पर या का। तो उत्तर होगा वर्षा ऋतु का। अगला, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करिए। संतानों डैश पालन पोषण डैश समुचित ध्यान देना आवश्यक है। इन चारों विकल्पों में से सोचिए और स्वयं बताइए कि कौन से वाला सही होना चाहिए। संतानों में पालन पोषण या फिर संतानों के पालन पोषण। तो साफ पता चल रहा है दूसरे वाला सही है, संतानों के पालन पोषण पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। 10वां प्रश्न, यहाँ किस भाग में त्रुटि है ये आपको छांटना है। ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। तो कौन सा गलत है हिस्सा, स्थिति, ऐसी, सकता या कुछ। तो सही उत्तर होगा स्थिति, क्योंकि इसकी वर्तनी गलत है। स्थिति में त को छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर त को बड़ी ई की मात्रा दी गई है, इसी वजह से इसकी वर्तनी गलत है। तो पहला विकल्प सही हुआ। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। कठिनाई से समझने योग्य, गणित, दुर्गम, दुर्बोध या वाणी। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए, गणित ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए तो गणित बहुत सरल है, जिन्हें गणित में रुचि नहीं है उनके लिए मुश्किल हो सकता है। दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है जहां जाना कठिन हो, और वाणी का अर्थ होता है आवाज। तो आवाज भी कठिनाई से समझने योग्य सबकी तो नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है दुर्बोध। दुर यानी कठिनाई से और बोध माने समझना। तो कठिनाई से समझने योग्य क्या होगा, दुर्बोध। अगला, ये भी कारक वाला ही प्रश्न आया। समय पर कार्य न करने डैश पछतावे के अलावा
के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, से, को, में या के लिए, समय पर कार्य न करने से, पछतावे के सिवा, तो से वाला सही होगा। आगे 13वां प्रश्न, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पशुचारण काव्य में आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। काव्य में पशुचारण आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। पशुचारण काव्य में अभिव्यक्ति होती है आदिम मनोभावों की। पशुचारण काव्य में आदिम मनोभावों की होती है अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर पशुचारण काव्य का नाम है, इसीलिए सही विकल्प पहला ही बनता है, जिसमें ये कहा गया कि पशुचारण काव्य में आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। कुछ बच्चों को दूसरे वाला सही लग सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, काव्य में पशुचारण आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। ये गलत क्यों है? क्योंकि पशुचारण काव्य का नाम था, उसमें आदिम मनोभावों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कारक तो होता, कारक यहाँ कुछ नहीं दिया गया, इसी वजह से पहले वाला ठीक है। अगला, इसमें हमें पर्यायवाची शब्द छांटना है रेखांकित शब्द का। रेखांकित शब्द है जलावन। तुम जाकर चूल्हे के लिए जलावन ले आओ। तो जलावन का अर्थ क्या है? थाल, स्तंभ, गुड़ या ईंधन। तो सही उत्तर होगा ईंधन, क्योंकि जलावन फ्यूल को कहते हैं, जलाने के लिए जो लकड़ी इत्यादि होती है उसी का नाम जलावन है। आगे, निम्नलिखित वाक्य को क्रम में लिखें। शॉल तुम्हारे पिताजी 2 साल पहले हम के लिए खरीदी थी, कश्मीर गए थे तब यह। तो आप यदि चाहें विकल्पों के अनुसार ही सोच सकते हैं कि ये वाक्य सही बन रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सही वाक्य क्या बनता है? 2 साल पहले हम कश्मीर गए थे, तब यह शॉल तुम्हारे पिताजी के लिए खरीदी थी। तो उस हिसाब से आप सोच करके देखिए, 2 साल पहले हम, यानी दूसरे नंबर वाला पहले पहले है, तो वो तो सिर्फ यही वाला ही विकल्प नजर आ रहा है, ख वाला, यही विकल्प सही है। अब इसको चेक कर लें कि पहले दूसरे वाला, फिर चौथे, फिर पहले और फिर तीसरे नंबर वाला वाक्यांश यहाँ आया कि नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है। 2 साल पहले हम कश्मीर गए थे, तब यह शॉल तुम्हारे पिताजी के लिए खरीदी थी। अगला, आविष्कार शब्द का पर्यायवाची है। तो 4 दिए गए विकल्प, चमत्कार, खोज, सोच या विज्ञान। सही उत्तर कौन सा होगा? खोज। आगे 17वां प्रश्न है, उन्नति शब्द का विलोम है। निम्न, विकास, अवनति या उत्कर्ष। तो सही उत्तर है अवनति। निम्न किसका है? उच्च का, उच्च निम्न। विकास का विलोम क्या बनता है? ह्रास। और उन्नति का होता है अवनति। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। तो आपको इन चारों का भी पता होना चाहिए, तभी आप सही वाला छांट पाएंगे। यहाँ पर सही है अवनति। अगला, निम्नलिखित वाक्य का सही क्रम क्या होगा? ने मुझसे नारायण दास कहा था। ये तो बिल्कुल गलत, शुरू में ही कारक आ गया, नहीं हो सकता। कारक कर्ता या कर्म के साथ ही तो आएगा ना। आगे, मुझसे नारायण दास ने कहा था, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि सर्वनाम के साथ भी आया कारक और यहाँ संज्ञा के साथ भी है, तो ये ठीक लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। मुझसे ने नारायण दास कहा था, यहाँ पर 2 कारक एक साथ हो गए, संभव नहीं है। अगला, नारायण दास मुझसे ने कहा था, यहाँ भी 2 कारक एक साथ हो गए, ये भी गलत हो गया। तो सही है मुझसे नारायण दास ने कहा था। 19वां प्रश्न, ये भी कारक वाला है। बच्चों डैश शिक्षा एवं उनकी बेहतरी डैश अनेक नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो चारों विकल्प देख लीजिए, क्या उत्तर सही होगा? बच्चों की शिक्षा एवं उनकी बेहतरी के लिए अनेक नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हुआ? चौथे वाला। आगे, यहाँ निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द अंकित कीजिए। ऐसा कहा गया है, तो जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए सही अर्थ क्या बनेगा? दर्दनीय, दुर्दमनीय, गोपनीय या गमनीय। आप खुद सोचिए, दर्दनीय ये तो कोई शब्द ही नहीं होता। अगर दूर होता तो हम सोच सकते हैं कि जिस पर दया करना कठिन हो। दुर्दमनीय यानी दूर का अर्थ क्या है? मुश्किल, कठिन। जिसका दमन करना कठिन है वो दुर्दमनीय। गोपनीय होता है गुप्त,
छिपा हुआ, और गमनीय जाने के योग्य, जहाँ पर जाना चाहिए। तो हमें उत्तर देना था जिसका दमन करना कठिन हो, यानी दूसरे वाला। अगला, यहाँ पर भी पर्याय छांटना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रार्थना का पर्याय अनुनय, अनुगामी, अनुयायी या अनुरक्ति। अब आप सबका अर्थ समझिए, मैं नीचे से शुरू करती हूँ। अनुरक्ति यानी प्यार, अनुयायी माने किसी के पीछे पीछे पालन करने वाला, जैसे शिष्य। अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला, और अनुनय विनती। तो प्रार्थना का पर्याय क्या बनेगा? अनुनय। अनुनय को ही हम विनय, विनती, निवेदन, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। अगला, पूजा के लोचन सुंदर हैं। यह लोचन रेखांकित शब्द है, इसका पर्याय बताना है। पैर, हाथ, कान या नेत्र। सोच के देखिए, लोचन माने होता है आंखें, तो आंखों का पर्याय क्या दिया हुआ है? नेत्र। यही सही उत्तर होगा। और अगला भी कारक पर आया। बढ़ती आबादी डैश नदियों का जलस्तर घट गया है। आबादी के बाद क्या आएगा? का, के लिए, से या पर। बढ़ती आबादी से नदियों का जलस्तर घट गया है। अगला प्रश्न, ये भी कारक वाला। हम राग रंग और पाश्चात्य फैशन प्रस्ती डैश अपने गौरवपूर्ण अतीत को भूल गए हैं। तो से, में, पर या का कौन सा होना चाहिए? हम राग रंग और पाश्चात्य फैशन प्रस्ती से अपने गौरवपूर्ण अतीत को भूल गए हैं। अगला है, हमारे कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पर्व डैश संज्ञा दी जाती है। तो की, में, से या को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर यह संबंध कारक है, का, के, की वाला। अगला है, एक टकसाल के ढले हैं। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति हो चाहे हो मुहावरा, ये सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं। हालांकि हमें पता है टकसाल में सिक्के ही ढाल दे जाते हैं, मतलब सिक्के गड़े जाते हैं, लेकिन अगर सिक्के सीधे सीधे दे दिया तो यानी ये तो शब्दार्थ हो गया, और हमें शब्दार्थ सीधा सीधा अभिधार्थ वो तो लेना ही नहीं ना, हमें तो लेना है इसका लक्ष्यार्थ, पीछे छिपा हुआ अर्थ। तो कौन सा बनेगा? सब एक जैसे हैं। अगला, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? अभाषी, मूक, बहुभाषी या मितभाषी? पहले तो इन चारों का अर्थ समझ लीजिए। अभाषी, जो ना बोलने वाला हो, मूक, गूंगा, चुप। बहुभाषी, बहुत भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सारी भाषाएं, एक से अधिक। और मितभाषी, कम बोलने वाला। हमें यही तो छांटना था, क्योंकि मित माने होता है कम, तो इसीलिए मितभाषी ही सही होगा। जैसे होता है ना कम खर्च करने वाला मित व्ययी, ऐसे ही कम बोलने वाला मितभाषी। अगला, ये भी कारक पर ही आधारित है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने महानतम व्यक्तित्व से संपूर्ण विश्व डैश आश्चर्यचकित कर दिया। विश्व क्या कर दिया? की, को या के? विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया, कर्म कारक है ये। वैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने इसकी और इसकी में फर्क भी बताया था। ये की आता है क्रिया के बाद, जैसे सोचा कि, कहा कि, बोला कि, लेकिन ये वाला जो की है यह आता है संबंध के लिए, जैसे रमेश की किताब और राधा की पुस्तक, इस तरह से। तो की जो है संबंध के लिए होगा, ये की क्रिया के बाद होगा, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक आएगा। अगला, वाक्य की किस भाग में त्रुटि है? कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मकता पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। तो कौन से वाला इसका विकल्प ठीक होगा? की अद्भुत क्षमता थी, जीवन के द्वंद्वात्मकता पक्ष को समझ लेने, या फिर कबीर में? तो इसका सही उत्तर है ये दूसरा, जीवन के द्वंद्वात्मकता, क्योंकि जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझना होता है। तो यदि यहाँ पर क तक होता ना द्वंद्वात्मक तो सही था, लेकिन ता आगे लगा देने से गलत हो गया, क्योंकि द्वंद्वात्मकता बन गया भाववाचक संज्ञा, जबकि द्वंद्वात्मक बनता विशेषण, और हमें पक्ष का विशेषण, पक्ष की विशेषता ही बताने की जरूरत थी, तो इसीलिए द्वंद्वात्मक पक्ष होना चाहिए था। अगला है, कान देना मुहावरे का सही अर्थ है।
कान से कम सुनना, बेध्यानी में रहना, कान लगाना, ध्यान देना। तो खुद सोचिए, अभी मैंने कहा था कि वाच्यार्थ या अभिधार्थ नहीं लिए जाते, तो सीधे सीधे कान शब्द वाले तो वैसे ही काट दो, तो वो तो होंगे ही नहीं। कान से कम सुनना ये गलत, बेध्यानी में रहना ये भी ठीक नहीं, कान लगाना ये भी ठीक नहीं, ध्यान देना ठीक है। क्योंकि जब आप कान दे रहे हो यानी उसकी तरफ कान लगा करके कोई बात कर रहे हो, तो वो ध्यान दे करके सुनने वाली बात होती है। यही चौथा विकल्प सही है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है पहचाने। भारत में गुरुओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण हमेशा श्रद्धेय रहा है। के प्रति समाज का श्रद्धेय रहा है दृष्टिकोण हमेशा भारत में गुरुओं। तो यहाँ वर्तनी की त्रुटि किस में आई, दूसरे वाले में, क्योंकि श्रद्धेय कोई शब्द नहीं है, श्रद्धेय होता है, श्रद्धा के योग्य, और इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है, द के पैर में ध, जो द है वह आधा रहता है और ध पूरा होता है। द के पैर में जो ध लिखा जाएगा वो पूरा होगा। तो इस तरह से यह श्रद्धेय बनना चाहिए था, जबकि यहाँ पर जो वर्तनी है वो गलत दी गई है। तो इसी कारण से ये दूसरे वाला विकल्प हुआ। आप याद रखिएगा, जैसे प्रश्न है, प्रश्न में भी प के पैर में र रहता है ना, तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन से वाला पूरा और कौन सा आधा। प आधा है और र पूरा है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे 32वां प्रश्न, यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। कड़ी मेहनत करता नजर आता था जो किसान पहले कृषि के लिए बैलों पर आश्रित था, वह अपने खेतों को भरी धूप में जोतता। कोई वाक्य ही नहीं बन रहा, बिल्कुल गलत हो गया। बैलों पर आश्रित था वह जो किसान पहले कृषि के लिए अपने खेतों को भरी धूप में जोतता, कड़ी मेहनत करता नजर आता था। तो यह सोचिए ठीक लग रहा है कि नहीं, आप देखेंगे। तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, बाकी दोनों भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे। जो किसान पहले कृषि के लिए बैलों पर आश्रित था, कड़ी मेहनत करता नजर आता, वह अपने खेतों को भरी धूप में जोतता था। और उससे अगला है, जो किसान पहले कृषि के लिए बैलों पर आश्रित था, वह अपने खेतों को भरी धूप में जोतता, कड़ी मेहनत करता नजर आता था। अब आप सोचिए कौन से वाला ठीक है। इसमें कड़ी मेहनत करता नजर आता था, इसमें भी है, चौथे वाले में भी, दूसरे वाले में भी। अब आपको इन दोनों में से ही छांटना है, क्योंकि जो पहला और तीसरा है ये तो अधूरे वाक्य ही लग रहे हैं, जोतता के बाद कुछ लिखा नहीं ना गया, तो ये तो अधूरे हैं। तो दूसरे और चौथे में से स्वयं छाटिए कौन सा सही होगा। तो दूसरे वाले में बैलों पर आश्रित था वह जो किसान, इसी से देख करके पता चल रहा है ये अधूरा सा है, यह क्रम ठीक नहीं है। सही क्रम चौथे वाले में ही दिया गया, जो किसान पहले कृषि के लिए बैलों पर आश्रित था, वह अपने खेतों को भरी धूप में जोतता, कड़ी मेहनत करता नजर आता था। अगला प्रश्न है, तो देखा ना बच्चों आपने कि जब आपने कारक के चिन्ह याद कर लिए, कारक वाले प्रश्नों को करना कितना सरल हो गया। इसी तरह से मुहावरे और लोकोक्ति का मूल भाव आपने समझ लिया कि केवल वाच्यार्थ या अभिधार्थ नहीं लेना, अपितु उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को लेकर के सोचना है। तो आप ऐसे प्रश्न भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो ये 7 दिन का चैलेंज स्वीकार किया है ना, इन 7 दिनों की चुनौती में अभी तो आज केवल दूसरा ही दिन है, और अभी से आप में आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। यदि आप 7 दिन तक लगातार पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को दोहरा लेते हैं, कर लेते हैं, तो ना केवल आपकी स्पीड बढ़ेगी बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप परीक्षा में तुरंत करते चले जाएंगे। अब आई बात उस बोनस टिप की जिसकी बात मैंने शुरू में ही कही थी। तो वह बोनस टिप यह है कि आप जिन हिस्सों में कठिनाई महसूस करेंगे उन हिस्सों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने कहा कि आपको रचना के आधार पर वाक्य समझने में कठिनाई हो रही है, तो आज
पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसका तथ्य जान लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब ये तीनों होते कौन से हैं इसको और देख लें तो हमारा काम और सरल हो जाएगा। तो देखिए, साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। तो जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, इसमें कर्ता क्या है? केवल बिजली, और क्रिया क्या है? चमकती है। यहाँ पर भी उद्देश्य कहें या कर्ता कहें वो पानी है, और विधेय या फिर क्रिया क्या है? वर्षा। तो केवल एक एक ही कर्ता और क्रिया होने की वजह से ये क्या हुआ? सरल वाक्य, बिल्कुल साधारण होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य कौन सा है? नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन होगा, वाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे, यानी यहाँ या तो 2 होंगे वाक्य या फिर 2 से भी अधिक हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे और वे आपस में जुड़े हुए होंगे और सभी के सभी प्रधान वाक्य होंगे, यानी हर वाक्य का अपना आप में अर्थ स्पष्ट होगा। और इन्हें जोड़ने वाले जो योजक होते हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं, इन पर जरूर ध्यान दीजिए। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सब जो हैं ये संयुक्त वाक्य बनाने के लिए योजक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई भी योजक देखें तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, और उससे पहले का और बाद का वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। जैसे वह सुबह गया, एक वाक्य हो गया, शाम को लौट आया, ये दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों को जोड़ा गया है और से। तो इसीलिए वह सुबह गया और शाम को लौट आया संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही अगला देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर उसने बहुत परिश्रम किया अपने आप में अर्थ स्पष्ट है, एक वाक्य। सफलता नहीं मिली, ये दूसरा वाक्य, लेकिन इनको जोड़ा गया किंतु के साथ, तो इसलिए पूरा का पूरा ये वाक्य कैसा बना? संयुक्त वाक्य। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिसे हम मिश्र भी कहते हैं। तो मिश्रित या मिश्र वाक्य वो होगा जहां पर एक से अधिक वाक्य आपस में मिश्रित हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, लेकिन एक वाक्य तो होगा प्रधान और शेष क्या होंगे? आश्रित, यानी उसके ऊपर निर्भर। ये इस तरह से उपवाक्य होते हैं, और इनकी सीधी सीधी सी पहचान क्या है? या तो इनमें की लगा होगा, या फिर जो, जिन, जब, जिन्होंने, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है, ये हो गया प्रधान वाक्य। कि भारत जीतेगा या की से लेकर भारत जीतेगा, ये क्या है? गौण वाक्य, गौण है यानी आश्रित है। अगला सफल वही होता है, ये हुआ एक प्रधान वाक्य। जो परिश्रम करता है, ये क्या हो गया? गौण उपवाक्य। तो इस तरह से पूरा वाक्य जो है इस तरह से बना होता है कि एक में दूसरा मिश्र हो रहा है, लेकिन किससे मिश्र हो रहा है? की से, जो से, जिन, जब, जिन्होंने, इस तरह के शब्दों के द्वारा। इसे उदाहरण से हम जब देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएंगे। तो जैसे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करना है। प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, ये तो है एक सरल वाक्य, साधारण। लेकिन इसी को यदि संयुक्त में बदलना हो तो 2 वाक्य बना करके बीच में योजक लगा देंगे। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। और यदि इसी को मिश्रित वाक्य बनाना हो तो ऐसा बनाएंगे कि एक हिस्सा अपने आप में पूर्ण ना हो, बल्कि दूसरे के ऊपर निर्भर हो। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ जब से शुरू हो रहा है ना, आप समझ गए होंगे ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। तो इसी पर आधारित जो प्रश्न है, सोहन क्रिकेट खेलता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सरल, मिश्र, संयुक्त या समूह वाक्य। समूह वाक्य तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं, यह तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि चौथा विकल्प बन जाए। सही विकल्प जो है इन तीनों में से ही आपको छांटने की जरूरत है। यहाँ पर सरल वाक्य होगा क्योंकि केवल एक ही कर्ता है
और एक ही क्रिया है। अगला, निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य है? चारों पढ़िए और देखिए, जिसमें केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो वही वाला ही क्या होगा? सरल। मेहर खाना खा चुका तब वह आया। दो वाक्य हैं यहाँ पर, यहाँ कोमे के साथ है ये। महेश ने दवा खाई और दुख दूर हो गया। राम ने कहा कि बाहर धूप है। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर सरल वाक्य जो है ये चौथे वाला है। पहला यह भी कोमे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त ही होगा। और ये वाला भी और से जुड़ा हुआ है, संयुक्त होगा। ये की से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए यह मिश्र होगा, लेकिन अंतिम वाला सरल है। अगला, निम्नलिखित किस वाक्य में मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र और दूसरी बात नहीं है, मतलब आप समझ गए, बाकी सारे तो मिश्र वाले हो सकते हैं, एक होगा जो नहीं है। तो देखो, बादल गिरे किंतु बरसे नहीं। जैसे ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। जैसे ही रात हुई आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। गांधी ने कहा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये तीनों ही मिश्र हैं, केवल पहला पहला किंतु वाला ये संयुक्त है, मिश्र नहीं है। तो इसीलिए यही हमारा उत्तर होगा। अगला, यहां भी हमें छांटना है कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, मतलब तीन तो संयुक्त होंगे, एक नहीं होगा। इतना कहा पर वह नहीं आया। उसने अनुशासन भंग किया इसलिए प्राचार्य ने उसे दंडित किया। इतना कहने पर भी वह नहीं आया। उसने भोजन किया और सो गया। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि और की वजह से ये संयुक्त है, यहाँ पर भी इसलिए की वजह से यह संयुक्त है, यहाँ पर की वजह से संयुक्त है, लेकिन कौन सा संयुक्त नहीं है? ये वाला। इतना कहने पर भी वह नहीं आया। अगला प्रश्न, इसमें भी कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? यानी तीन मिश्र हैं, जो एक नहीं है उसको देखना है। मगर उससे पहले आप जरा ये देखिए कि ये वही बच्चे हैं जो बैल को डंडे से मारते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं, वे धर्मात्मा होते हैं। उसने मुझसे कहा कि मेरे घर आओ। गरीबों की सहायता करने वाले धर्मात्मा होते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान तो याद है ना बच्चों आपको? जैसे इसमें जो दिख रहा है, यहाँ पर भी जो दिख रहा है, यहाँ पर की दिख रहा है, यानी ये तीनों क्या है? मिश्र। और हमारा उत्तर क्या बनेगा फिर? गरीबों की सहायता करने वाले धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि यह सरल वाक्य है। तो अब आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं ना, और आप छांट भी पा रहे होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसे लाइक व शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। और हम यदि इसी तरह से एक एक दिन करते करते पूरे एक हफ्ते की इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, एक हफ्ते तक लगातार पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को दोहरा लेते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि आप में इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर बैठकर आप तुरंत हल करते चले जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। तो इसी के साथ ही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।